नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास पर, इस सेशन पर। दोस्तों, आज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि उत्तराखंड लिखा है मैंने। तो वाकई में आज हम उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड अपने आप में एक काफी बड़ा नाम है। आप राज्य से तुलना मत करना कि राज्य छोटा है, हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं। भले आप इसका इतिहास ले लो या इसकी कोई भी क्षेत्र से संबंधित वस्तुएं ले लो, और वहां हर जगह ये अपने आप में बड़ी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है जो विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो भले तैयारी ना कर रहे हैं लेकिन कम से कम उन्हें अपने उत्तराखंड के बारे में जानने को तो मिलेगा। उत्तराखंड में रह रहे हैं और अपना इतिहास कैसा है ये सब जानना जरूरी है, और हम जानेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। इतिहास अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसी तरह हम इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग की तरह ले जाएंगे और उत्तराखंड को पढ़ेंगे हम एक रोमांचकारी तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से, जिससे हमारा जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग रहा है, काफी वैभवशाली रहा है, गौरवपूर्ण रहा है। ठीक है, और प्राचीन काल से ही उत्तराखंड तपस्वियों की, जो विद्वान तपस्वी है या विद्वान जो लेखक है, साहित्यकार और जो महान राजा है, उनका भी आकर्षक केंद्र रहा है। ठीक है, आकर्षक केंद्र रहने के साथ साथ यहां पे समय समय पर विभिन्न राजाएं आए, विभिन्न वंशावलियों का यहां पे हमको इतिहास मिलता है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे इतिहास के बारे में जानेंगे, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक, बेसिकली इतिहास जब हम जानते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है। हम लोग समझते हैं कि इतिहास जो अतीत में घटना घटी है वही इतिहास है, नहीं। लेकिन इसे हम प्रमाणित नहीं मानेंगे। इतिहास वो है जो निश्चित तौर पर घटी भी है और हमें उसके साक्षात प्रमाण भी मिले हैं। जैसे हम पुरातात्विक शोध की बात करते हैं, जैसे मान लो कोई घटना घटी होगी पहले और उसके हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं या कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, हम उसे इतिहास नहीं कहेंगे तब तक जब तक कि उसके कोई लिखित, कोई अवशेष या विभिन्न तरह के जो अभिलेख हैं वो ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। जैसे कि इतिहास तीन भागों में विभक्त है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम आज प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, जो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जो प्राचीन इतिहास है वो बेसिकली, ठीक है, वो बेसिकली तीन भागों में विभक्त है। सबसे प्रागैतिहासिक काल जिसको हम कहते हैं, दूसरा आज ऐतिहासिक की बात करते हैं, और जो हम तीसरी बात करते हैं ऐतिहासिक की बात करते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, आज ऐतिहासिक और ऐतिहासिक की बात करते हैं। तो इन तीन चीजों से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। देखो, देखने को मिलता है कि ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, और जाहिर सी बात होगी कि प्राग ऐतिहासिक काल सबसे लंबा ऐतिहासिक काल रहा होगा। हम इतिहास में देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल और भागों में विभक्त है, जैसे पाषाण काल, ताम्र काल, और फिर पाषाण काल फिर तीन भागों में विभक्त है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम धीरे धीरे करके चलेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे एक एक फैक्ट्स को, जो एक भी प्रश्न हमारे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। अगर हमारे इस संबंध में कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो हम उस चीज को लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। ठीक है, एक चीज ये भी नोट करो दोस्तों, जो इतिहास है
हमें प्रमाणों के आधार पर हम उसको इतिहास मानते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो इतिहास का मतलब है सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य, जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम जो कह सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड की बात हम जब करेंगे, पुरातात्विक शोध की जब हम बात कर रहे हैं तो पुरातात्विक शोध में हमें क्या क्या प्रमाण मिल सकते हैं, अवशेष, स्मारक, सिक्के, ठीक है। अवशेष भी हो सकते हैं, फॉसिल्स कुछ भी मिल सकते हैं, जैसे हमारे पास मृदभांड वगैरह है, ठीक है, टफ बॉक्स वगैरह, या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई भी चीज या उनके अवशेष, जैसे नरकंकाल के रूप में भी हमको मिलते हैं, कपमार्क्स के भी रूप में मिलते हैं, मृदभांड के रूप में भी मिलते हैं, जिनको हम एक्चुअली मिट्टी के बर्तन कहते हैं, ठीक है। सिक्के हो गए, अवशेष हो गए, स्मारक हो गए, और अभिलेख। अभिलेख से भी हमको उस स्थान का वो मिलता है, इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य है, फिर साहित्यिक स्रोत, लिटरेचरी सोर्स हम जिसको कहते हैं, जो साहित्यिक स्रोत है, ये साहित्यिक स्रोत या तो धार्मिक साहित्य भी हो सकते हैं या फिर गैर धार्मिक भी हो सकते हैं। धार्मिक का मतलब जैसे हमको वेद वगैरह मिलते हैं, जैसे विभिन्न वेदों को हम देखते हैं कि उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा जाता है। बेसिकली ऋग्वेद में उत्तराखंड का जिक्र बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में जैसे स्कंद पुराण में भी मानस खंड, केदार खंड, गढ़वाल के लिए केदार खंड, मानस खंड कुमाऊं के लिए, ऐतरेय ब्राह्मण में भी उत्तर कुरु वगैरह नाम हमको देखने को मिलता है। ये सारे चीज हमको इन अभिलेखों में धार्मिक उसमें मिलता है। और गैर अभिलेख का मतलब जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, जो उन्होंने मालवी नदी के तट पर कण्वाश्रम में, वहां पे कोटद्वार जो जगह पड़ती, जो क्या कहते हैं, वहां पे भरत की स्थली जो माना जाता है, ठीक है, मेनका, और वहां पे विश्वामित्र की जो बुद्धि थी शकुंतला, ठीक है। तो वहां पे हमको उन चीजों के बारे में जानने को मिलता है। तो धार्मिक और गैर धार्मिक ही हो गए। और नंबर थर्ड हो गया विदेशी यात्रियों का विवरण। देखो अक्सर हमको यह भी देखने को मिलता है कि जो भी विदेशी लोग पुराने जमाने में या उस काल के दौरान आते थे, और जो वो अपने क्या कहते हैं विवरण में लिखते थे कि हमने वहां पे ये लिखा, ये राजा का वहां पे राज चला था। जैसे हम देखते हैं कि वेनसांग ने पोलो हिमोपोलो ये नाम दिया है यहाँ पे, और इस चीज के बारे में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। ये तीन चीज है। एक इतिहास को जानने के लिए हमारे पास ये तीन चीज होना चाहिए। पुरातात्विक स्रोत, उसमें ये सारी चीज जो मैंने बता दिया है, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स, देन लास्ट क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण। ये तीन चीज होने चाहिए, तब जाके हम उस इतिहास के बारे में अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। देखो प्रागैतिहासिक काल में कॉमनली देखा जाए तो यहां पे पाषाण युग से संबंधित उपकरण मिले हैं, शैलचित्र मिले हैं, गुफाएं मिले हैं, मृतभांड मिले हैं, कपमार्क्स मिले हैं, ठीक है। क्या क्या, जैसे पाषाणकालीन उपकरण वगैरह, ठीक है, मृतभांड वगैरह मिले हैं, कपमार्क्स मिले हैं, ठीक है। और विभिन्न बहुत सारी चीजें,
पाषाणकालीन उपकरण, मृतभान, कपमार्क्स, गुफा, शैलचित्र, ये सारा चीज हमको मिलेगा। देखो पाषाणकालीन उपकरण, उस जमाने में जो पाषाण का मतलब बेसिकली पत्थर से रिलेटेड है, स्टोन एज से, तो पत्थर के जो भी हथियार बनाते थे, जो भी उपकरण बनाते थे, उससे संबंधित है। मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, उस जमाने में जो मिट्टी वगैरह के बर्तन यूज करते थे। और कपमार्क्स का मतलब होता है, देखो कप का मतलब होता है, आपने गांव क्षेत्र में अक्सर देखा होगा जो ओखली में धान कूटते हैं, ठीक है, ठीक सेम उस ओखली की तरह जगह जगह पे पत्थरों पे एक मतलब थोड़ा गहरा बनाकर कप की तरह वहां पे मार्क्स बनाया जाता था, उसी को हम कप मार्क्स कहते हैं, ठीक है। अब गुफा है, गुफा का मतलब उडियार, जो बेसिकली हम पहाड़ी में कहते हैं, इसको हम उडियार भी कहते हैं, उडियार, ठीक है। उडियार का मतलब होता है जैसे कोई क्षेत्र है, कोई चट्टान है, उसके नीचे थोड़ा अंदर का स्पेस, थोड़ा गहरा स्पेस, जहां पे क्या कहते हैं बारिश वगैरह ना आए। जैसे अक्सर लोग बरसात के टाइम में मतलब गुफाओं के नीचे रहते हैं, गुफा, इसको आप गुफा मान लीजिए, ठीक है, बस वही सेम है। और शैलचित्र, जो वहां के दीवारों में, जो वॉल पेंटिंग्स वगैरह में, चाहे वो चट्टान पे हो या किसी पे हो, ठीक है, वहां पे तरह तरह के चित्र बनाए हुए हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हम बात करेंगे गुफा और शैलचित्र के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है, अब देखा होगा हमने बहुत बार पढ़ा होगा, नाम सुना होगा लखू उडियार करके, अक्सर एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, लखू उडियार या लाखू उडियार, लखू उडियार, लखू उडियार भी कह सकते हैं इसको, या फिर गुफा भी कहते हैं, लखू उडियार, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं, लखू उडियार या फिर गुफा कहते हैं। इसका जो श्रेय जाता है खोज का, वो एमपी जोशी 1968 में, आपको देखने को यह भी मिलेगा कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में 1963 मिला है, तो हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, एग्जाम में जो आएगा उसको टिक करेंगे, ठीक है। देखिए जो अधिकतर प्रमाणिक जो माना गया 1968 है, जहां पे देखने को मिलता है एमपी जोशी, जो कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी थे, उनको ही सबसे पहले इस गुफा की खोज का श्रेय जाता है, ठीक है, जिसका नाम है लखू उडियार गुफा, जो किस क्षेत्र में, अल्मोड़ा क्षेत्र में है। और ये जो वहां पे एक जगह पड़ती है बाड़े छीना जगह पड़ती है, ठीक है, उस बाड़े छीने में एक सुयाल नदी है, सुयाल नदी है, बाड़े छीना में एक सुयाल नदी है, सुयाल नदी के किनारे ही लखू उडियार है, बस किनारा है, सुयाल नदी बह रही है नीचे को, और उससे थोड़ा सा ऊपर हल्के से वहां पे क्या है, लखू उडियार है। और बेसिकली ये भी जानना चाहिए, जो अल्मोड़ा है, जो अल्मोड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से सुयाल, यहां से सुयाल और यहां से कोसी, मींस कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अल्मोड़ा किन दो नदियों के बीच में बसा है, तो आपका आंसर होगा सुयाल और कौन सा, कोसी नदी होगा, ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए, बेसिक ये छोटी छोटी बातें। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब एमपी जोशी ने 1968 में लखू उडियार की खोज करी, ठीक है, तो वहां पे पाया गया, जो वहां पे विभिन्न जो आकृतियां थी, मानव आकृतियां, वहां पे मानव आकृतियों के साथ साथ पक्षी वगैरह, पशु वगैरह, ठीक है, ये सारे आकृतियां वहां पे मिली, मानव आकृतियां मिली वहां पे। और ये कैसे थे, रंगीन भी थे, रंगीन थे। और इसके साथ साथ यहां पे मानव जो है अकेले या समूह में, अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। इस जगह पे मानव को अकेले या फिर समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये चीज फैक्ट की बात है, ये जान लो कि
यहाँ पे मानव आकृतियां मिली है, ठीक है, जो गुफा में जो चित्र बना रखे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, बेसिकली हमको यही चीज बताते हैं कि वास्तव में यहाँ पे कभी मानव रहे होंगे, क्योंकि उनके अवशेष हैं यहाँ पे। और जब उस गुफा में उनका निवास स्थान रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने चित्रकारी करी होगी, ठीक है। तो पत्थरों से खरोच खरोच के और कलर में, ठीक है, पत्ते वगैरह या जिस तरीके से वो कलर बना सकते थे उस जमाने में, ठीक, तो रंगीन चित्र मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपने समझ ली। अल्मोड़ा में लखू उड्यार के बारे में जान लिया। 1968 में एमपी जोशी ने इसकी खोज करी, और बाड़ेचीना जो सुयाल नदी के पास है, और उसी सुयाल नदी के पास लखू उड्यार है, और जहां पे मानव आकृतियां, पक्षी, पशु और मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इस बात को आप जरूर से ध्यान दें। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रंगीन है। अब इसकी बात करते हैं ठीक अल्मोड़ा में। पहले हम एक एक करके वो करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट से पूरे करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। अल्मोड़ा के बाद जब हम लेथा, अल्मोड़ा में ही है एक फलसीमा। अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है फलसीमा। जैसे आपने देखा होगा जो पिथौरागढ़ से जाते वक्त जो सड़क है अल्मोड़ा को जाने वाला, धारानौला साइड से, ठीक है, उससे पहले जहां पे जो बहुत एक बैंड आती है, उस बैंड पर ही, ठीक है, वहां पे क्या है, एक फलसीमा जगह नाम पड़ती है। और वहां पे योग प्लस नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियां मिली हैं। फलसीमा जो जगह है वहां पे योग करते हुए और नृत्य करते हुए या नृत्य मुद्रा में वहां पे मानव आकृतियां मिली है। अब देखो, योग की बात करें, जाहिर सी बात है योग को आज हम इतना तवज्जो दे रहे हैं, उस जमाने में भी देखो योग की कितनी बड़ी बात होती होगी, उस जमाने में भी लोग योग करते होंगे, इसीलिए इससे पता चलता है कि योग करते होंगे, इसलिए उनकी योग मुद्रा में भी क्या मिलती है, यहाँ पे मानव आकृतियां मिलती है। उसके बाद दूसरी बात आती है लेथा। ये भी अल्मोड़ा में है, ये भी किसमें है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं हम अभी। अब लेथाप की बात करते हैं। अब जो लेथाप अल्मोड़ा में है, यहां पे जो लेथाप जगह है, यहां पे भी हमें क्या मिला है, मानव आकृतियां मिली है, शिकार करते हुए, शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डाले नृत्य। ये फैक्ट्स की बात है। देखो, लेथाप है, लेथाप जो जगह पड़ती है वहां पे शिकार करते हुए दिखाया गया है और हाथों में हाथ डाले हुए नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अक्सर एग्जाम में ये भी प्रश्न देखने को मिला है कि कौन सी ऐसी जगह है जो पाषाण कालीन से संबंधित है और वहां पे हाथों में हाथ डालकर मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो आपका आंसर होगा, क्या होगा, लेथाप होगा, ठीक है। तो हमने लखू उड्यार के बारे में जान लिया, फलसीमा के बारे में जान लिया, लेथाप के बारे में जान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी की बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको पता होगा रामगंगा जो कि दूधातोली से निकलती है, उद्गम जहां दूधातोली से होती है, और रामगंगा वैसे अल्मोड़ा से होते हुए, नैनीताल से होते हुए, फिर पौड़ी से होते हुए बाहर को निकलती है, ठीक है। तो वो रामगंगा घाटी होगी। और रामगंगा जो आप देखते होंगे कालागढ़ का डैम जो पौड़ी क्षेत्र में है, उसी रामगंगा नदी पे है। और रामगंगा, ठीक, इस रामगंगा घाटी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट लेकिन उनमें से एक जो प्रमुख है, ठीक है, रामगंगा घाटी में आपको मिलेगा यहां पे कप मार्क्स मिलेगा और शवागार। कप मार्क्स और
शवागार मिलेगा। कपमाक्स का मतलब मैंने भी बताया आपको, कपमाक्स का मतलब जैसे हमारे पहाड़ों में ओखली होते हैं उसी तरह से पत्थर पे बने हुए जो गड्ढे बनाते थे उस समय, छीनी छीनी तो नहीं हुआ करता होगा, या पत्थरों से मतलब क्या कहते हैं, खरोच खरोच के मतलब उन्होंने बनाया होगा। तो कपमाक्स का दोस्तों ये भी जान लो, कपमाक्स आपने एक नाम सुना होगा, हैंडवुड। हैंडवुड को ही श्रेय जाता है, जो हैंडवुड है इन्हीं को श्रेय जाता है 1856 में। 1856 में इन्होंने सबसे पहले यहां पे पुरातात्विक खोज की उत्तराखंड में, इसीलिए यहां पे उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज का श्रेय हैंडवुड को माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1856 में खोज करी कपमाक्स। ठीक है, आए बात समझ में। अब इससे आगे को चलते हैं। एक और जगह है अल्मोड़ा में, पेटसाल। ठीक है, जो पेटसाल जगह है, अब देखो पेटसाल पेटसाल और एक गांव पड़ता है पूनाकोट। ठीक है, पेटसाल और एक गांव पड़ता है पूनाकोट। पूनाकोट, वहां पे हमें मानव आकृतियां मिली है, नृत्य रथ, नृत्य रथ मानव आकृतियां मिली है जो कि कत्थई रंग में मिले हैं। जो किसमें मिले हैं? कत्थई रंग में मिले हैं। पेटसाल एक ऐसी जगह है जो अल्मोड़ा में पड़ता है, वहां पे नृत्य रथ मानव आकृतियां मिली है जो कत्थई रंग के हैं। ठीक है, अब हमने अल्मोड़ा की बात यहां पे कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं। अब बात करेंगे चमोली। चमोली की बात करेंगे। ग्वारख्या या ग्वारख्या, उडियार या फिर हम इसको गुफा। ठीक है, उडियार या फिर हम इसको गुफा कह सकते हैं। ठीक है, ग्वारखा और ग्वारख्या, उडियार, गुफा, ये चमोली में आपने नाम पढ़ा होगा अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है उसके किनारे गांव है जिसका नाम है डुंगरी गांव। क्या नाम है? जिसका नाम है डुंगरी गांव। उसी डुंगरी गांव के पास ग्वारखा उडियार है। उसी डुंगरी गांव के पास क्या है? ग्वारख्या उडियार है। उसी डुंगरी गांव के पास ग्वारखा उडियार है। यहां पे कैसे चित्र मिले हैं? मानव के मिले हैं, पक्षी वगैरह के मिले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ पशु वगैरह, बारह सिंगा, लोमड़ी, इन सारे चित्र मिले हैं वहां पे। कहां पे? ग्वारखा उद्यान में मानव आकृतियां मिली है, पक्षी, पशु, लोमड़ी, बारहसिंगा, ये सारे चित्र वहां पे उन गुफाओं में मिले हैं, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव बसा है, और डुंगरी गांव पे ही ग्वारखा उद्यान है। और इसका खोज, ठीक है, राकेश भट्ट, इसका खोज का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। ठीक है, तो ये जान लेंगे। और ये जो कलर है, यहां पे जो मानव आकृतियां वगैरह जो भी मिले हैं, पशु वगैरह जो भी चित्रण मिले हैं, ये चटकदार है। चटकदार मीन्स ये जो हमने अभी अल्मोड़ा में पढ़ा, लखुडियार से भी ज्यादा गहरे हैं। चटकदार का मतलब ज्यादा गहरे, ज्यादा चटक रंग के हैं। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी ऐसी गुफा है जहां के शैल चित्र या जहां के मानव आकृतियां या पशु पक्षी के जो चित्र वहां पे दर्शाए गए हैं वो एकदम चटकदार हैं। तो आपका जवाब होगा ग्वारख्या उडियार, जो कि चमोली में है। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
जब आगे की बात करते हैं, गोरखा उडियार के बाद आपका आता है किमनी गांव। किमनी गांव, ठीक है। किमनी गांव चमोली में एक जगह है थराली। थराली के पास ही एक गांव है, उस गांव का नाम है आपका किमनी। उस गांव का नाम किमनी गांव है। वहीं पे हमें मानव आकृतियां शैल चित्र मिले हैं। जो भी शैल चित्र मिले हैं हमें, जो भी हमें वहां पे शैल चित्र मिले हैं वो सफेद रंग के मिले हैं। जो भी हमें वहां पे शैल चित्र मिले हैं, जहां पे जो भी मानव आकृतियां हो या कुछ भी जो उन्होंने आकृतियां बना रखी है वो सफेद रंग के हैं। अब यहां पे बात आ गई, चटकदार आपका गोरखा उडियार हो गया, सफेद रंग आपका किमनी गांव हो गया, जो कि चमोली में है। थराली के पास एक गांव पड़ता है, उस गांव में एक शैलचित्र है जो सफेद रंग का है। ठीक है, ये बात जान ली। अब इससे आगे को बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं चमोली के ही एक जगह है मलारी गांव। अब मलारी गांव जो है चमोली के सुदूरवर्ती, बहुत ही दूर चमोली के सुदूरवर्ती गांव में से एक है। और जब सुदूरवर्ती है तो जाहिर सी बात है इसकी सीमा तिब्बत बॉर्डर से टच करती है। और वहां पे 2002 के आसपास, सन 2002 के आसपास गढ़वाल विश्वविद्यालय को यह श्रेय जाता है कि वो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2002 में वहां पे मृत भांड तो किए गिरे, उनको मृत भांड भी मिले, वहां पे कंकाल मिले, जानवरों के अंग मिले। और जो हजारों वर्ष, ये देखिए हाल ही के जानवर के अंग जो हजारों वर्ष पुराने थे, जानवर के अंग मिले। और इनके साथ और उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल करी वहां पे उस दौरान, जो 5.2 केजी का जो सोने का मुखावरण, मतलब 5.2 किलो का जो सोने का मुखावरण है वो मलारी गांव पे मिला। और साथ साथ ही मिट्टी के बर्तन मिले, कंकाल मिले और जानवर के अंग मिले जो हजारों वर्ष पुराने थे। और ये श्रेय जाता है 2002 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी को, और जो कहां पे, मलारी गांव पे है। ठीक है, ये बात देख सकते हैं, देख लो एक बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चमोली के बाद हम बात करते हैं उत्तरकाशी की बात करते हैं। उत्तरकाशी में एक जगह है हुडली। हुडली नामक एक जगह है जहां पे जो शैलचित्र मिले हैं, जो शैलचित्र मिले हैं वो नीले रंग के हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, बहुत बार देखा गया है कि नीले रंग का शैलचित्र कहां पे मिला है। तो आपका जवाब होगा हुडली, जो भी कहां पे है, उत्तरकाशी में है। ठीक, और सफेद रंग का किमनी गांव में, चटकदार गोरखा उडियार। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और बचा है पिथौरागढ़ के क्षेत्र में। पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है बनकोट। बनकोट एक जगह पड़ता है, यहां पे 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में एक जगह पड़ता है
जिस जगह का नाम है बनकोट, उस बनकोट क्षेत्र में 8 तांबे की जो मानव आकृतियां मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मानव आकृतियां मिली है। आई बात समझ में? तो जाहिर सी बात है, देखो हमने एक एक करके जाना। पहले अल्मोड़ा की बात जाना हमने, अल्मोड़ा में लखु उडियार पढ़ा, द्वेथा पढ़ा, ठीक है, और पढ़ा फलसीमा पढ़ा, पेटसाल पढ़ा। उसके बाद फिर हम आए चमोली में, हमने गोरखा उडियार पढ़ा, किमली गांव पढ़ा। उसके बाद हम आए उत्तरकाशी में, हमने हुडली गांव, हुडली पढ़ा। फिर पिथौरागढ़ में आए तो बनकोट पढ़ा। और इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमने यहाँ पे जान लिया। और ये सारे चीज आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखते हैं। और इसी टॉपिक में से एग्जाम में, हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, आप ध्यान दें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे और अगले क्लास में और लेके आएंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और हमारा जो मकसद है, एम है कि आप तक ज्ञान पहुंचाएं, ऐसा ज्ञान जो आपको समझ में आए आसानी से, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।